नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने आया हूँ स्क्रीन पर, तो ये मत समझिएगा कि मैं एग्ज़िट पोल की बात करने वाला हूँ। आज भले ही सारे देश के न्यूज़ टीवी चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में और सोशल मीडिया पर एग्ज़िट पोल की बात हो रही है। मैं आपके लिए एग्ज़िट पोल का आंकड़ा देकर के कोई सर दर्द बढ़ाने वाला नहीं हूँ। ना ही मैं आपको अपना कोई आंकड़ा प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसको लेकर के आपके माथे के बल और बढ़ जाएँ। ना ही मैं कोई अपना आकलन पेश करने वाला हूँ कि इतनी सीटें आ गई, क्योंकि मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूँ कि आपको अपनी सीटों के आंकड़ों में उलझाऊँ। दरअसल इन दिनों खास करके चुनाव के बाद जिस तरह का माहौल देश में एकदम से बढ़ गया है, सिर्फ़ इसी बात पे चर्चा हो रही है कि जो एग्ज़िट पोल आया है, वो सही है या गलत। इसको लेकर के पूरा देश 2 धड़ों में बँट गया है। एक उस पर विश्वास कर रहा है और एक उस पर अविश्वास कर रहा है। मैं आज आपकी बात करने वाला हूँ, क्योंकि इन एग्ज़िट पोल के बारे में आप कहीं न कहीं किसी न किसी ध्रुव में फँसे ज़रूर हैं। चाहे आप एग्ज़िट पोल के साथ खड़े हों या एग्ज़िट पोल के विरोध में खड़े हों, दोनों में से एक जगह पर आप अपने आप को किसी न किसी रूप में ज़रूर उपस्थित पाएँगे। एग्ज़िट पोल का आंकड़ा दरअसल ऐसा है कि जिसको लेकर के बहुत लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि क्या एग्ज़िट पोल के जो आंकड़े हैं, वो सही साबित होने वाले हैं या फिर गलत साबित होने वाले हैं। एग्ज़िट पोल की बात करें तो सन 1975 से ये शुरू हुआ एग्ज़िट पोल का खेल, जो अब तक जारी है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़िट पोल ही एग्ज़ैक्ट पोल बन पाए। ये कई बार ऐसा हुआ है कि गलत साबित हुआ है। अभी हाल के दिनों की बात करें तो पिछले दिनों आपने देखा होगा, चंडीगढ़ में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए। कर्नाटक में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन वहाँ पर प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला। इसी तरह से आप देख लीजिए हिमाचल में, वो भी यही हुआ। 2004 का आंकड़ा देखिए, 2009 का देखिए, 2014 देखिए, 2019 देखिए। जितनी सीटें बताई गईं उससे बढ़ कर के मिली या फिर उससे कम मिली। इसलिए इन आंकड़ों में मत उलझिए। लेकिन आज बात इस बात की हो रही है कि देश के लगभग 11 प्रमुख चैनलों में जो एग्ज़िट पोल आया है, उसमें कहा जा रहा है कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। और ये मोदी सरकार जब तीसरी बार बनने जा रही है, तो उसके पीछे का सच जानना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पर मोदी सरकार बनने जा रही है, और बने तो क्यों ना बने। और इस चुनाव में क्या हम लोग जिस तरह 2 महीने की भाग-दौड़ में पूरे देश में, मैं तो खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा, लेकिन और अन्य बड़े-बड़े वरिष्ठ पत्रकार देश के अलग-अलग राज्यों में दौड़ा करते रहे। लेकिन हम लोगों ने जो ज़मीन पर देखा, क्या वो आंकड़े झूठे थे? क्योंकि हम लोगों ने जो देखा ज़मीन पर उतर करके, मैं नहीं कहता मैंने हज़ारों लोगों से बात की, लेकिन हमने जितने लोगों से भी बात करके देखा, जितने भी ज़िलों में हम जा सके, जितने सीमित संसाधनों के बावजूद हम लोगों से बात कर सके, जब हम लोगों से जो लोग वोट करके आ रहे थे, जब हम उनसे पूछते थे, तो वो सही तस्वीर नहीं बताते हैं। दरअसल एग्ज़िट पोल जो होता है, वो इसी पर होता है कि जब वोट देकर के जो आता है, उससे आप जो पूछते हैं, उसी आधार पर हम एग्ज़िट पोल का सर्वे जाहिर करते हैं। लेकिन इस बार जो एग्ज़िट पोल आया है और आप मतदाता इतना खामोश रहा कि जब आप वोट देकर के आए और हमने माइक आईडी लगा करके पूछा कि इस बार आपने किसको वोट दिया, तो वो बताने को नहीं तैयार था। इसीलिए इस बार के चुनाव में चूँकि मतदाता बहुत अलर्ट था, इसलिए इस चुनाव में मैंने जितनी भी जगहों पर दौरा किया, कहीं पर मैंने माइक आईडी का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे कोई वीडियो इस बार चुनाव को लेकर के, लोगों से बातचीत को लेकर के जारी नहीं किए गए, क्योंकि मैं दरअसल मतदाताओं की नब्ज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता, तो वो चीज़ें मेरी भी समझ से परे होती और मैं टीवी चैनलों पर की भांति इसी तरह के आंकड़े आपके समक्ष रख पाता। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य समझिए या ज़मीनी हकीकत को परखने की एक मेरी समझ समझिए कि मैंने किसी भी जगहों पर जाकर के टीवी चैनल को बता करके अपना परिचय दे करके बातचीत नहीं की। मैं लोगों की जमात में शामिल हुआ और उनसे लोगों से राय ली कि आखिर क्या मामला है, क्या समीकरण चल रहा है, इस बार किसको वोट देना है, क्या है? इस तरह के तमाम सारे सुझाव जो हमने देखे, तो लोगों का जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा था ज़मीन पर, और
उसको लेकर के अगर आप इन एग्जिट पोल की तुलना करेंगे तो वो कहीं पर भी सामंजस्य उसका नहीं बैठ रहा है। जिस तरह से लोग, बेरोजगार लोग, खास करके युवा, इस चुनाव में मुझे बेहद परेशान नजर आया, बेहद क्रोध में नजर आया। उसको लग रहा था जो ऐसा वर्ग था जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था, लगातार वोट कर रहा था, वो भी इस चुनाव में इस चीज को लेकर के निराश था कि उसके लोगों को कोई चीज नहीं मिलने जा रही, उपलब्धि नहीं मिलने जा रही, यानी कि कोई नौकरी की बात नहीं हो रही है, कहीं नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं। इसलिए रेलवे में 9 लाख से अधिक पद खाली हैं, ऐसे ही तमाम सारे सरकारी विभाग हैं जहां पर पद खाली हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, जहां भर्तियां हो रही हैं वहां जो पर्चे निकल रहे हैं, परीक्षा हो रही है, वहां पेपर लीक हो जा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। ये आक्रोश लोगों के मन में बेहद ज़्यादा आक्रोशित कर रहा था सरकार के प्रति, और उनको ये लग रहा था कि इस बार, जो उनकी बातचीत से लग रहा था, वो ये साफ था कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कई बार जो मैंने अपने आलेख लिखे उसमें भी आपको इस चीज़ की तस्वीर मैंने पेश की थी। बेरोजगार परेशान था, किसान को भी अपने दाम ना मिलने के चलते परेशान थे। आज की बात बताऊं कि आप मलिहाबाद की आम पट्टी का सर्वे कर लीजिए जा करके, अभी भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर आम के जो फसल उत्पादक हैं वो बेहद निराश हैं और उनका कहना है कि सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देख रही है। हमारे आम के उत्पाद बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं जो विदेशों में जाते थे। इस बार गर्मी बहुत है, आम की फसल बर्बाद हो रही है, बाहर कोई डिमांड नहीं हो रही। आज पहली गाड़ी मुंबई की ओर गई हुई है। तो आम का उत्पादक यानी किसान परेशान है कि उसकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है, उसकी फसल की डिमांड बाहर तक नहीं जा पा रही है। बेरोजगार अलग परेशान है। महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के मन में जो आक्रोश था वो भी बहुत चौंका देने वाला था। महिलाएं दरअसल इस चीज को लेकर के निराशा में थी कि जब चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना का केस आया और दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की वारदात हुई, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में, महिलाओं के मन में आक्रोश था, क्योंकि महिलाएं इस तरह की घटनाओं का, भारतीय जनता पार्टी का साथ खड़े हो जाने का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि इस तरह के चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ऐसे लोगों की सजा दिलाएं। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वर्ग जरूर था जो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर के बेहद खुश था, और वो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर के पसंद कर रहा था, और ऐसी संख्या भी बड़े वर्ग की थी जो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार था। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी था जो भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के नाते, भारतीय जनता पार्टी को लाभार्थी वर्ग होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को वोट करने को तैयार था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साथ नहीं खड़ा था या वोट नहीं देना चाहता था। तमाम जगह ऐसे समीकरण थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमोवेश जीतती ही दिखाई पड़ रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जो था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश पैदा कर रहा था, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने 1-2 जगहों को, 3 जगहों को छोड़ दें तो समूचे उत्तर प्रदेश में सारे प्रत्याशी उन्होंने रिपीट किए थे, और उन सांसदों ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था, लिहाजा उन सांसद के प्रति खासा आक्रोश था। मसलन आप उन्नाव बगल की सीट की बात कर लीजिए, तो साक्षी महाराज खुद ये अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि आप मेरे नाम पर वोट मत मांगिए, आप मोदी के नाम पर वोट मांगिए, क्योंकि उनको भी मालूम था कि कार्यकर्ता उससे नाराज है। मैं बगल की सीट कौशल किशोर की बात कर रहा हूँ जो मलिहाबाद मोहनलालगंज में आती है। उस सीट पर भी कौशल किशोर का खासा विरोध था, वहाँ भी लोग वो खुद मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे। ऐसे तमाम सारी सीटों का मैं अगर एक एक सीट का ब्यौरा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे तमाम सारी सीटें थी जहां पर प्रत्याशी को लेकर के विरोध था, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसके चलते जहां जहां पर इंडिया गठबंधन की ब्लॉक की ओर से जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे, वो उनको जहां पर लग रहा था कि वो मजबूत स्थिति में है या उनकी स्थिति ठीक है, वहां पर जनता उनके साथ खड़ी हुई। इसीलिए इस बार निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक की वोट परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेगी, और कई जगहों ऐसी हैं जहां पर सीटों में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरा अपना जो आकलन था वो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की करीब 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। उन तमाम सारी सीटों का मैंने पहले भी जिक्र किया है। तमाम सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी
को मुश्किल आती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। उन सीटों का जिक्र आज नहीं करूंगा क्योंकि लगभग, लेकिन ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीटें हैं उसमें से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरी है। और जब परिणाम आएंगे 4 जून को तो हो सकता है इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना भी कर सकना पड़ता है। लेकिन ये जनता का मूड है और वोटर जब वोट दे के निकलता है, मैं आपको वोटर्स की बात क्या बताऊं, आप खुद पूछिए। अगर आप अपने पड़ोसी से पूछिए कि वोट किसने दिया तो वो बताएगा नहीं, वो हंस के टाल देगा, ये कह देगा कि हाँ हमने वोट दे दिया। लेकिन आपको अगर वो बताएगा भी तो वो वही बताएगा जो आप सुनना चाहते हैं। यानी अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो बताएगा मैंने भाजपा को वोट दिया, अगर आप सपा के समर्थक हैं तो बताएगा सपा के हमने वोट दिया, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो बताएगा कांग्रेस के समर्थक हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कई मायावती के सजातीय बिरादरी से जब पूछा कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं क्योंकि आप बसपा इस बार चुनाव में नहीं जीत रही, तो उन्होंने कहा नहीं हम बसपा को ही वोट करेंगे चाहे हमारा प्रत्याशी जीते या हारे। इसका मतलब ये है कि अब मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि वो जिसको देखता है वैसे ही बात करता है। अब पत्रकारों की वो इमेज हो गई है, मुझे इसको कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि पत्रकारों की वो इमेज हो गई कि अब जनता पहचानने लगी है कि ये पत्रकार किस दल का है तो वो उससे उसी तरह की बात करते हैं। मसलन आप देखिए जब एग्जिट पोल आया तो तमाम सारे लोग उन चैनलों को अपने उंगलियों पर सर्च कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी चैनल हैं, उनको ढूंढ रहे थे कि ये सर्वे क्या बताने वाला है। इसी तरह से तमाम लोग वो ढूंढ रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। तो अब पूरा मीडिया दो धड़ों में बढ़ गया है। जिस तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, इसी तरह चैनल भी अब दो भागों में बढ़ गए हैं। मैं उसका ताज़ा उदाहरण बताऊं, तमाम सारे चैनल 11 पोल्स सर्वे हुए हैं जिसमें से लगभग सभी ने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को 325 से लेकर 370 सीटें अकेले मिलती हुई दिखाई गई हैं। तो दूसरी तरफ एक चैनल है डीबी लाइव, देशबंधु लाइव, उस चैनल में इस तरह का जिक्र किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। उस तरह का सर्वे उन्होंने 2022 के चुनाव में भी किया था, विधानसभा चुनाव में, और 2019 के चुनाव में भी किया था। यानी कि जो भी सर्वे हो रहे हैं वो संपादक की या फिर उस चैनल की इमेज को ध्यान में रख करके सर्वे किए जा रहे हैं। सर्वे जनता के नहीं हो रहे हैं, जनता के मूड को नहीं भापा जा रहा है और जनता क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश नहीं हो रही है। हम अपनी जो हमारे मन में जो इच्छा है, हमारे मन में जो सोच है, हम उसको जनता का मूड बता करके भांपने की या थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट पोल तब पता चलेगा जब 4 जून को परिणाम आएंगे और एग्जिट पोल के परिणाम से वो कितना मेल खाएंगे ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन इस बार विपक्ष जिस तरह से उत्साहित नजर आ रहा है, इतना ना वो 2014 में उत्साहित था, ना 2019 में चुनाव है उसको लेकर के चुनाव में भी उत्साहित नजर आया। हालांकि आज सवेरे से ही कल भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर बैठक हुई और उसमें लंबी चौड़ी मैराथन बैठक हुई। उसमें मतगणना को लेकर के और उसके बाद के समीकरणों को लेकर के चर्चा की गई। आज सवेरे फिर 11 बजे खड़गे ने लोकसभा के सारे कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की। राहुल गांधी भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, उसके बाद ही मंत्रणा की गई। तो इसको आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल आज जेल चले गए हैं। अब से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से कुछ ही देर पहले, तो ये जो समीकरण है वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरह का समीकरण अब आगे आने वाले 4 जून के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये फिलहाल कहा जा सकता है कि जो भी सरकार बनेगी वो जनता के जनादेश का संदेश होगा कि जनता क्या चाहती है। अगर मोदी सरकार आती है तो इसका मतलब है जनता अभी भी मोदी को पसंद कर रही है। उसके लिए बेरोजगारी गौण है, उसके लिए महंगाई गौण है, उसके लिए भ्रष्टाचार गौण है, उसके लिए महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो अपमान हो रहा है, वह भी गौण है। और उसके पास सिर्फ मोदी की गारंटी है। यानी मोदी एक ऐसा वर्ड बन गया है, मोदी एक ऐसा शब्द है, मोदी एक ऐसा नेता है जिसके पीछे छिप करके भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों की कमी छिप जाती है, कमी खत्म हो जाती है और सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं।
और इस चुनाव में एक चीज़ खास देखने की मिली कि पूरा चुनाव मोदी के इर्द-गिर्द ही घूमता रहा। यानी मोदी मैजिक आज इतना बड़ा हो गया है कि चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष मोदी के नाम पर जीत रहा है और विपक्ष मोदी का विरोध करके आपका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आज मैं सारी चर्चाएँ आपके सिरे छोड़ता हूँ, क्योंकि सब निर्णय आपने किया है और आपको पता है कि आपने क्या किया है। भले ही आप उसे हम तक ना बताएँ या आपने जो लोग भी आपके पास एग्ज़िट पोल का सर्वे करने पहुँचे, मुझे मालूम है कि आपने उन तक सच्चाई नहीं परोसी, उसी सच्चाई का नतीजा है जो हमें एग्ज़िट पोल में आज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से एग्ज़िट पोल निश्चित रूप से बहुत सही साबित नहीं होने वाले हैं 4 जून को। जो भी परिणाम आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे इतर ही आएगा। हो सकता है कि परिणाम मोदी सरकार के पक्ष में हो या मोदी सरकार के विरोध में हो, लेकिन परिणाम जो भी आएँगे वो जनता का जनादेश होंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।